हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज यूसेट एग्जाम के जनरल स्टडीज के आंसर्स की के बारे में। हालांकि ऑफिशियल आंसर की अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो सही आंसर है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अगर आप लोग CSIR नेट गेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और यू सेट और तमाम सेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको जो है हायर स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट आपको रोज प्रोवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो यू सेट एग्जाम का जो जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कुछ ऐसा है, आप लोगों के सामने देख रहा है। तो चलिए इसका जो है एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बहुत ही अच्छा और इजी पेपर था, इस बार काफी अच्छा पेपर पूछा गया है। तो इसमें सारे चीज़ों का मिक्सर था, जिसमें ब्लड रिलेशन दिया गया था, उसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद जितना भी चीज़ें उन्होंने बताया था कि हाँ ये चीज़ें पूछा जाएगा, जो सिलेबस उन्होंने रिलीज किया था ऑफिशियली वो पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द सीरीज। कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसको आप जो है क्या करिए, कंप्लीट करिए। तो यहां पर दिया हुआ है DKZEJY और यहां पर जो है आपका क्वेश्चन मार्क है GHW, GHGV दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है सीरीज के क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये रीजनिंग में आता है आपका सीरीज के क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट वे में बता देता हूं। देखिए अल्फाबेटिकली, क्योंकि अल्फाबेटिकल चीजें हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम ABCDEFGHIJ, ठीक है ना, ऐसे ही हम जो है K ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXY और Z है। ठीक है आपको मैं तरीका बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग होंगी। जैसे ये 1 हो गया, इसका 2 हो गया है, इसका 3 हो गया है, इसका 4 हो गया है, इसका 5 हो गया है, इसका 6 हो गया है, इसका 7 हो गया है, इसका 8 हो गया है, इसका 9 हो गया है, इसका 10, ऐसे ही 11 और 12, 13, 14, 15, 16 और इसकी 17, ठीक है ना। हालांकि देखो ऐसे पूरा मार्किंग तो हम कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 13 तक ही करिए। फिर जो है आप Z से स्टार्ट करिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 और 13 जो है यहां पर कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो फॉर्मेट मैंने यहां पर बनाया है, ये फॉर्मेट की आपको नीड होगी, ठीक है ना, तभी जाकर के आप इसका सही आंसर जो है बता पाएंगे कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सबसे पहले तो इसके देखना है, जैसे D है, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं D K और Z, ठीक है ना। तो बेस्ट आंसर जो है यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका क्या हो सकता है, E J और यहां पर है Y। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा यहां पर देखना है कि D से E में कितने नंबर वेरी कर रहा है। तो D से E में 1 + 1 वेरी कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद K से J में कौन सा जो है कितना नंबर वेरी कर रहा है, देखिए J से K में, तो ये क्योंकि पीछे के साइड आ रहे हैं तो माइनस का नंबर जो है यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी। कितना नंबर डिजिट माइनस में आ रहे हैं, K से J में 1 जो है यहां पर अल्फाबेट में हम जा रहे हैं तो -1 लिखेंगे, पीछे जा रहे हैं तो -1। ऐसे ही Z से Y में हम आ रहे हैं तो यहां पर भी हम -1 में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं तो -1 में आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरा कोड की अगर मैं बात करूं, वो क्या है हमारे पास, GH और ये हो गया W, ठीक है। उसके बाद देखिए H G और ये हो गया V, ठीक। तो अब देखिए यहां पर भी हम वही काम करेंगे जो इसमें हमने किया है,
G से H में हम जब आ रहे हैं तो हम कितने नंबर, देखिए +1, G फिर H, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक नंबर हम आगे आ रहे हैं, इसका मतलब हमें +1 लगाना है। एक नंबर पीछे जाएंगे तो -1, एक 2 नंबर पीछे जाएंगे तो -2। ऐसे ही H से जब G में आ रहे हैं तो देखिए माइनस का 1 है, H से G में आ रहे तो -1, W से V में आ रहे हैं तो W से V में आ रहे हैं तो हमारा -1, ठीक है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरीका हो सकता है सबका, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें देखिए, अब इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए क्या है, जो भी पहला वाला हमारे पास आ रहा है, इसमें क्या है, पहले वाले में हमारा +1 आ रहा है, फिर -1, फिर दूसरे वाले उसमें भी हमारा पैटर्न में -1 आ रहा है, ऐसे ही इसमें भी आया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसके बाद क्या आना चाहिए, ये चीज यहां पर पूछा है। तो इसका मतलब ई के, अगर मैं ई की बात करूं तो ई में अगर मैं +1 जोड़ दूं, ई में अगर मैं +1 जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसे ही के में, जे में अगर मैं +1 जोड़ दूं, -1 घटा दूं, मतलब जे से अगर एक स्टेप पीछे जाऊं तो वो आई आ जाएगा, मतलब यहां माइनस, अगर एक स्टेप पीछे जाऊं तो आई आ जाएगा। ऐसे ही जेड वाई से अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं तो वो x आ जाएगा। आप देख सकते हो, y से एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा और काम करनी पड़ेगी कि यहां तक तो हमारे पास आ गया और आंसर में भी ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है आंसर में भी गिवन है। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर गिवन है, क्या पता कुछ और भी हो, तो उसके लिए आपको ये वाला सीरीज भी वेरीफाई करना है इसी पैटर्न में। तो देखिए इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं, क्या f I और x को, तो इसके साथ भी सेम रिलेशन फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब f को मैं अगर एक ज्यादा जोड़ दूं तो क्या ये सीरीज आ रहा है, GHW वाला, GHW वाला सीरीज क्या आ रहा है। तो देखिए GHW वाला सीरीज अगर आ रहा है तो ये पैटर्न हमारा सही है जो हमने किया है, ठीक है। तो f से मैं अगर एक जोड़ दूं तो f से एक स्टेप आगे जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। I से एक स्टेप में बैक आऊंगा तो I से एक स्टेप बैक आने पर हमारा H आ जाएगा। X से एक स्टेप बैक आने पर हमारा जो है क्या जाएगा, W आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, GHW है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये FIX है, ये आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो होप कि आपको जो है ये वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है और क्रिस्टल क्लियर आंसर दिया हुआ था। बिल्कुल भी इसमें डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आपने सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है इससे बेस्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग साथ ही साथ अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। और चैनल पर अगर नए तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हायर स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा है कि इफ कोलकाता इज कोडेड LQOOFZH देन वाराणसी विल बी कोडेड एज। वाराणसी क्या कोडेड होगा। देखिए यहां पर जो है, यहां पर भी सेम यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पर भी आपको सेम वही चीजें फॉलो अप करनी पड़ेगी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये वाला जो है फॉर्मेट आपको फॉलो करनी है। तो चलिए इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले आपको थोड़ा सा आपको देखो पेपर वर्क करनी पड़ेगी, और ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछता है कि आप इस जनरल स्टडीज वाले जो सेक्शन था इसमें पेपर फर्स्ट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दिया था। 50 क्वेश्चन थे और आपको 60 मिनट में करने थे। तो यही चीज एबिलिटी टेस्ट करता है वो, है ना। एग्जामिनर भी सोच समझ कर क्वेश्चन पेपर बनाता है कि क्या ये बंदा जो है 60 मिनट में इतना क्वेश्चन कर सकता है, नहीं, ठीक है ना। तो देखिए कोलकाता लिखा हुआ है सबसे पहले तो KOLKATA, ठीक है। कोलकाता के लिए जो कोड है वो कह रहा है LQOOFZH है, ठीक है, FZH है। तो कह रहा है कि जो वाराणसी होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम कोलकाता के लिए देख लेते हैं कि जैसे हम K से L में आ रहे हैं तो कितना स्टेप आगे जा रहे हैं, कितना स्टेप पीछे आ रहे हैं, वो इसमें आपको देखना है। तो देखो K से अगर मैं L में जा रहा हूं तो एक स्टेप +1 स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं। O से Q में जा रहा हूं तो देखिए O से Q में जा रहा हूं तो 1 2 PQ है ना, तो 2 स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया +2 हो गया। L से अगर O में जा रहा हूं
देखिए कहाँ है, L से O में जा रहा हूं, तो यहां पे जो है L से अगर मैं O में जा रहा हूं तो देखिए यहां पर L, फिर Q, फिर O, फिर O, फिर F, फिर Z, फिर H हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है L से अगर मैं O पे जा रहा हूं तो यहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो L से O पे, ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं K से O पे जा रहा हूं तो देखिए K से O कहां है, K से 1 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 स्टेप जो है आगे बढ़ रहा हूं यहां से। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये जो है हमारा M, ये जो है N हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये तो L से मैं अगर O पे जा रहा हूं तो ये प्लस 3 स्टेप आगे जा रहे हैं हम। ठीक है ना, ये 4 स्टेप हो जाएगा। ऐसे ही A से मैं F में जा रहा हूं तो प्लस का 5 स्टेप है। ऐसे ही T से अगर मैं Z में जा रहा हूं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आगे जा रहा हूं। A से अगर मैं H पे जा रहा हूं तो A से अगर मैं H पे जा रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आगे जा रहा हूं, मतलब 7 स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं। अब यही पैटर्न जो है मुझे वाराणसी के साथ भी फॉलो अप करनी है। VARANASI, जब मैं इसके साथ फॉलो करूंगा तो पहला V से एक स्टेप आगे जानी है। V से एक स्टेप में अगर आगे जाता हूं UV, तो ये क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इसका मतलब देखिए, अब जैसे ही मैंने W यहां पर लिख दिया तो आपके पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन से जो है एक ऑप्शन जरूर होगा। इसका मतलब B जो है डिपार्ट हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। थोड़ा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ते देखते कोई और स्पेसिफाई होता है नहीं होता है। A से 2 स्टेप आगे जानी है तो A से अगर मैं 2 स्टेप आगे जाता हूं तो B और C आ जाता है। मतलब अब देखिए, अभी जो है WC होना चाहिए। इसका मतलब जो है C वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसका अब एक एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएगी कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, R से मुझे 3 स्टेप आगे जानी है। R कहां है, देखिए 1 2 3, तीसरा स्टेप में क्या आ रहा है, U आ रहा है। अब देखिए अभी भी जो है WCU आ रहा है। इसका मतलब क्या है, A और D ऑप्शन अभी बना हुआ है। आप ऑप्शन पर टिक किया हुआ है, इस पर आप मत जाइए। ठीक है ना, क्योंकि आपको समझनी है और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उसमें अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करने हैं वो भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है ना, तो A से मुझे चौथे 4 स्टेप आगे जानी है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, E आ जाएगा यहाँ पे। अभी भी देखिए, अभी भी E और यहाँ पर भी E बना हुआ है। आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। N से मुझे 5 स्टेप आगे जानी है। N कहाँ है, 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर S आ जानी है। क्या अभी भी स्पेसिफाइड हुआ है, इसका मतलब D देखिए खत्म हो गया है, S आ गया यहाँ पे। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप जो है आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि A इज फादर ऑफ C। ठीक है ना, देखिए A क्या है, C का फादर है। ठीक है, एंड X इज द सन ऑफ Y। ध्यान रखना, ये जो A है वो C का फादर है। ठीक है, एंड X इज द सन ऑफ Y। X क्या है, Y का सन है। ध्यान रखना, मैं तीर का जो निशान है वो इधर लगा रहा हूं तो वही रिलेट करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, X जो है Y का सन है। E इज द ब्रदर ऑफ A। E जो है A का ब्रदर है। ठीक है, ये जो है सन है Y का और ये जो है ब्रदर है। क्लियर, ये जो है ब्रदर है। इफ C इज सिस्टर ऑफ X, C जो है X का सिस्टर हो, C जो है X का सिस्टर हो, देन हाउ Y इज रिलेटेड टू E। मतलब कह रहा है कि जो Y है वो E के साथ कैसा रिलेट करेगा। ठीक है ना,
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ई और वाई के रिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ई एक्स में रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी, और इसके साथ जब रिलेशन ढूंढेंगे तो देखिए अगर वाई जो है, वाई का ई के संबंध बताने, वाई का क्या संबंध है इसे, यही हमें जो है यहाँ पर बतानी है। तो देखिए अगर ए जो है सी का फादर हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये सन हो सकता है, ठीक है, या तो डॉटर हो सकता है, दोनों में से एक चीज हो सकता है ए का, ठीक है। तो x जो है अगर y का सन है तो जो y है या तो मदर हो सकता है या तो जो है फादर हो सकता है, ठीक है। दो केसेस यहां पर भी आ रहे हैं और c के लिए भी दो केसेस हमारे पास निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर जो है e a का ब्रदर है तो ये मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी हमें यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है C अगर X का सिस्टर है तो यहां पर भी दो चीजें आ रही है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब आपको यहां पर रिलेट करनी है, ठीक है ना। तो इसका जो है E का Y के साथ जो रिलेशन है वो है हमारा सिस्टर इन लॉ के साथ, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सिस्टर इन लॉ होगा। इसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी करनी है, टाइम भी लगेगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर की के पर्पज से जो है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको और भी आगे रिलेट मैं करके सारा चीजें आप लोगों को बताऊंगा, A to Z एक्सप्लेनेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहां पर मैं आप लोगों को जो है आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक भी पूछा गया है जिसके बारे में आपको डीपली जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको न्यूज भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है हमारा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 246.50 इज 49.30। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20% आएगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। कह रहा है कि what percentage of this is 49.30, मतलब 246.50 का कितना प्रतिशत इतना है। तो हम अगर 246.50 का x प्रतिशत की मैं अगर बात करूं बट्टा 100 हो जाएगा, और यहां पर जो है 4930, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इसका अच्छे से, तो वहां पर आप लोगों को मैं ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। हालांकि एक सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, यूसेट के लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग 2 पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 9। दीज चार्ट्स कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डिफरेंट कॉलेजेस। तो देखो ये डेटा डीआई का क्वेश्चन है, तो डीआई के क्वेश्चन से ये चीज पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, यूसेट के लेवल का जो है क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही डाउन लेवल का क्वेश्चन मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है। अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कह रहा है कि पीजी में जो टोटल एडमिशन आया है ना, पीजी में ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, जिसमें टोटल एडमिशन जो आया है वो है हमारा 20,000, ठीक है। और ये जो है अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है ना। यूजी की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो इसमें टोटल जो एडमिशन का दे रखा है इन्होंने वो है 30,000, है ना। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कॉलेज ए। तो ए कॉलेज के लिए जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, कॉलेज ए के लिए ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ये ग्रेजुएट है, तो कॉलेज ए के लिए जो है हमारा उन दोनों का जो एडमिशन है उनका डिफरेंस क्या है वो पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं पीजी की बात करूं, बेसिकली अगर पीजी की बात करूं तो पीजी का जो कॉलेज ए है उसका मतलब टोटल एडमिशन हमारे पास कितना है 20,000 है, और ए कॉलेज को जो है टोटल एडमिशन 20% गया है 20,000 का। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 20,000 का 20% निकालता हूं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 और यहाँ पर 000 आ जाएगा 4,000, ठीक। उसके बाद में अगर बात करूं पीजी की मैंने बात कर लिया है, अब बात करते हैं यूजी की। तो यूजी में हमारा टोटल जो एडमिशन गया था वो गया था 30,000 टोटल एडमिशन,
उसमें हमें कॉलेज ए का देखना है, क्योंकि ए कॉलेज के लिए पूछा है। तो कॉलेज ए में 18% एडमिशन गया था, तो 18/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 यहाँ से 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 ये आ जा रहा है। अब यूजी और पीजी का डिफरेंस पूछा था, तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो पीजी माइनस यूजी करें या फिर यूजी माइनस पीजी करें, ठीक है। ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हमेशा के लिए ज़्यादा ही आना होगा। तो आप जो है इसका कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये यहाँ पर सही है, ठीक है, सही है, और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 इसका डिफरेंस पूछा था, ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। इसका 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन पर, तो जो 6th नंबर क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि व्हाट आर द टोटल एडमिशन इन कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये देखना है व्हाट आर द टोटल एडमिशन इन कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलेज बी में टोटल एडमिशन कितने थे, है ना, और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में कितने एडमिशन थे बी में। तो आपको ये चीज देखना है, ठीक है ना। अब इन दोनों का आपको क्या कर देना है, टोटल एडमिशन निकाल देने, मतलब इनका क्या कर देने हैं, समेशन कर देने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यूजी, यहाँ पर इसको सही कैसे लिख लेते हैं, यूजी में अगर मैं बात करूं तो टोटल एडमिशन हमारा जो है 30,000 गया था टोटल एडमिशन। तो 30,000 का इसमें इन्होंने कॉलेज बी के लिए पूछ रखा है। टोटल एडमिशन बी के लिए बताना है हमें, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का। तो यूजी की अगर मैं बात करूं कॉलेज बी के लिए, तो यूजी में जो है कॉलेज बी का आपके डायग्राम दिख जाएगा ऊपर, 20% एडमिशन गया था, ठीक है, कॉलेज बी को। तो यहाँ से 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6000 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो है पीजी की बात करते हैं। पीजी में टोटल एडमिशन हमारा 20,000 गया था, ठीक है। और अगर मैं कॉलेज बी की बात करूं बेसिकली, तो कॉलेज बी को 18% एडमिशन गया था, ये आ रहा है। तो यहां पर इसको सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर सही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है ना, 3600 आ जाएगा। तो अब इनका क्या पूछा था इन्होंने कि जो है आपको टोटल एडमिशन बताने कॉलेज बी और कॉलेज बी के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, ये 6 आ जाएगा ना, 0 0 6 और यहाँ पर 9, तो 9600 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस एंड ग्रेजुएट एडमिशन इन केस ऑफ कॉलेज डी। तो मतलब अगर कॉलेज डी की बात करूं, और कॉलेज डी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में एडमिशन का डिफरेंस क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पीजी का निकाल लेते हैं। पीजी में जो टोटल एडमिशन था, देखिए आपको ये पाई चार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, जो पाई चार्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस पाई चार्ट को आप नहीं समझ पा रहे, परसेंटेज आपको निकालना नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसमें आपके जो है 4 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 तक आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करनी, मतलब आपके 5 में 10 नंबर आपके गए पानी में, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच। तो आपको एक एक क्वेश्चन को जो है नाप तोल करके करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, ये एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस एंड ग्रेजुएट एडमिशन इन केस ऑफ कॉलेज डी। तो कॉलेज डी की अगर मैं टोटल पीजी में जो एडमिशन हमारे टोटल आए थे, वो आए थे 20,000, 20,000। तो 20,000 का कॉलेज डी की बात अगर मैं करता हूं, तो कॉलेज डी को कितना परसेंट गया था, वो गया था 10%। ये था डीआई का क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आसान, जो कि यहां पर हो जाएगा आपका 2000। अगर मैं यूजी की बात करूं, तो यूजी में टोटल एडमिशन हमारा गया था 30,000, और 30,000 का कॉलेज डी के कोटे में गया था 12% एडमिशन, जिसको 100 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा
3600। क्लियर है, 3600। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल करके देख सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, चलिए एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। 36 और यहाँ पर 2000, 0 0 6 और यहाँ पर 1, 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड द हाईएस्ट एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है हाईएस्ट एडमिशन के डिफरेंस निकालनी है। जिस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के जिस कॉलेज में हाईएस्ट एडमिशन गया है और ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन के कॉलेज में जो है जिस कॉलेज में हाईएस्ट एडमिशन गया है, उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यूजी की, ठीक है, यूजी में जो टोटल एडमिशन गया था, जो यूजी में स्नातक में जो टोटल एडमिशन हमारे पास गया था वो गया था 30,000 टोटल एडमिशन। और जो हाईएस्ट एडमिशन गया है वो कॉलेज बी और कॉलेज सी को गया है, जो कि 20% दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट एडमिशन 20% गया है। तो आप यहां पर जो है इसका निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका 6000 आ जाएगा। क्लियर है। और पीजी की मैं अगर बात करूं तो टोटल एडमिशन पीजी में जो गया था वो गया था 20,000, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट एडमिशन गया था कॉलेज सी को, जो कि था 22%, ठीक है। तो यहां पर 100 हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो यहां पर आ जाएगा 4400, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूजी माइनस पीजी कर लीजिए। तो यूजी माइनस पीजी अगर मैं करता हूं तो 6000 माइनस 4400, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का पर्पस इनका था कि स्टूडेंट का टाइम खराब हो और क्वेश्चन को समझने के लिए जो है परेशान भी हो। तो बहुत बच्चों ने इसमें गलत करके आया है और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो एग्री जरूर करेंगे कि क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन सही था बट आंसर में इसमें नहीं था। चलिए मैं बता रहा हूं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसको ऐसे आपको करनी थी। क्वेश्चन जो है ये कह रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एडमिशंस, कह रहा है कि टोटल एडमिशंस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज डी एंड कॉलेज ई, है ना। डिफरेंस निकालनी है हमें। अब टोटल एडमिशंस देखो ग्रेजुएट कॉलेज में, कॉलेज डी और कॉलेज ई के लिए सबसे पहले तो हम यूजी की बात करते हैं, है ना। यूजी में जो टोटल एडमिशन हमारे पास आया था, यूजी में जो टोटल एडमिशन हमारे पास आया था वो आया था 30,000, ठीक है, 30,000 आया था। अब यहां पर हम थोड़ा कैटेगरी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। कॉलेज डी और कॉलेज ई की मैं अगर बात करूं तो कॉलेज डी को जो मिला था यूजी में जो कॉलेज डी को मिला था वो मिला था 12% और कॉलेज ई को जो मिला था वो मिला था 16%। क्लियर है। अब इन दोनों का आप परसेंटेज निकाल लो। तो सबसे पहले अगर मैं 30,000 और इसका मैं 12% निकाल देता हूं तो कितना आ रहा है, देखिए ये 3600, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज ई के लिए जो है 16% निकाल देते हैं 30,000 का, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये 00 आ जाएगा, यहां से 4800 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं पीजी की तो पीजी में टोटल एडमिशन तो 20,000 गया था और इसको भी आप कैटेगराइज कर लीजिए किसमें, कॉलेज डी और कॉलेज ई की बात कर रहा है। यहां आपको यही चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉलेज डी और कॉलेज ई, ठीक है। कॉलेज डी और कॉलेज ई को जो है यहां पे ध्यान रखते हुए हर एक काम को करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं इसका क्या आ रहा है। कॉलेज डी और कॉलेज यहां पर हम ले लेते हैं ई। तो कॉलेज डी को कितना परसेंट एडमिशन गया था पीजी में, पीजी में जो कॉलेज डी को परसेंटेज गया था वो गया था 10%। आप इसको पाई चार्ट से आप देख सकते हैं। ऐसे ही कॉलेज ई की अगर मैं बात करूं तो इसको गया था 14% एडमिशन, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं हम, बहुत आसान है। आप 20,000 का 10% तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आता है वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आ जाएगा सिंपली 2000 आपका, ठीक है। 14% निकाल लेते हैं, 20,000 का 14% निकाल लो जो कि 100 हो गया,
तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, 14 ने 28, 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर खेल स्टार्ट होता है जब आपने इतना काम कर लिया है। क्या इसमें क्या रहा है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का आपको डिफरेंस निकालनी है दोनों ही कॉलेजेस का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर आप जो है ये देखिए इसके 3600 आ रहे हैं कॉलेज डी का और इसके कॉलेज डी का, टोटल मिला के कितना हो रहा है 54। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इसका हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो है आ जाएगा हमारे पास 3600 और यहाँ पर 2000, डी को ऐड कर दो सबसे पहले 6 और यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है, ऐसे ही जो है आप कॉलेज ई को और पीजी के कॉलेज ई को ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है 4800 और ये 2800 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0 0 16 और यहाँ पर 7600 आ रहा है। इसका मतलब अभी हमें इससे क्या करनी पड़ेगी, इनका डिफरेंस निकाल देनी है सीधी। ये देखिए ई और ये ई को ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही डी और ये डी को ऐड कर रहे हैं, तो 7600 और ये 5600। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देते हैं। यही तो पूछा था इसमें, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये 2000 आ रहा है। तो 2000 ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन अगर सही है एक टाइम के लिए आपको लगता है कि हमने तो सॉल्व किया है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं जो है डायरेक्टली डी और ई को आपस डी का निकाल रहे हैं और ई का निकाल के आपस में जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बच्चों ने ऐसा किया होगा, मैं ऐसा आइडिया लगा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि डी और ई ऐसे दो कॉलेज का डिफरेंस तो ऑलरेडी इसने पूछ लिया, तो फिर से क्यों पूछेगा, यही तो आपको सोचने वाली चीज थी। तो यहाँ पर जो है 2000 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है ये मैथ जो है डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग के क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इसमें पूछा गया था काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये हालांकि थोड़ा सा पढ़ रखा था, तो यहाँ पर इसमें कर्नाटक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काइगा करके है ना, तो इसको आप देख सकते हो, है ना। काइगा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा कर्नाटक में सिचुएटेड है। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो ये मैथ्स और रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, है ना, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था, व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर अकर, है ना। भोपाल आपको पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, है ना, भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, तो जो कि आपका 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, भोपाल गैस कांड का जो क्वेश्चन है वो लगभग बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है ना, जीएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस बुक मालगुडी डेज। ठीक है ना, मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो वो हो जाएगा आर.के. नारायण ने लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन। जो आर्सेनिक है ना, निम्न में से कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता से होता है, मतलब ऐसा कौन सा विकार है जो कि आर्सेनिक विषाक्तता से होता है। ठीक है ना, ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, आर्सेनिक की वजह से जो है स्किन में डिसऑर्डर आती है। ठीक है ना, त्वचा में विकार होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे रखा है। देखिए क्या है इसमें ये बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मफुल रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग के हानिकारक परिणाम है। ठीक है ना, इसके लिए कह रहा है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारता है, तो हम कीटनाशकों का प्रयोग ही क्यों करते हैं, कीट को मारने के लिए, लेकिन हानिकारक परिणाम पूछा है इसमें। कीटों को अंधाधुंध मार देता है। अब कीटों को अंधाधुंध मार देता है तो उसमें 2-3 चीजें निकल के आ रही है। एक तो हम जिस कीट को मारने के लिए दवाई दे रहे हैं वो तो किल हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई अच्छे कीट भी हो जिसकी हमें जरूरत हो, वो भी मर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा जायज है, इस आंसर को हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मिट्टी में सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। सही बात है, ठीक है ना। जो सूक्ष्म वनस्पति होते हैं उनको जो है क्या कर देता है, वो खराब कर सकता है। उसके बाद जो है मिट्टी में सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद भी करता है। तो ये भी हमारा जो है कंसीडर किया जा सकता है इस आंसर को भी, ठीक है ना। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी ऑफिशियली आंसर किया आएगा तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, उससे ये पता लगता है कि जो एग्जामिनर है वो किस इंटेंशन से जो है क्वेश्चंस को पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है, वेट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग। बाकी इसमें 99.99% जो आंसर यहाँ पर हम आज डिस्क्लोज कर रहे हैं वो करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत कम ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया है और भी बहुत सारी चीजें इसमें पूछा गया है जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ डिफरेंट मिले, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स सच एज मशरूम दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। गैर पैरासिंथेटिक पौधे जो कि जैसा कि मशरूम है, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों में उगते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द असर्शन। दे रखा है ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। एक असर्शन दे रखा है ना, एक का जो है और एक रीजन दे रखा है, ठीक है। एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीजन दे रखा है। तो असर्शन सबसे पहले हमें पढ़नी होती है, जिसमें कह रहे हैं फॉरेस्ट कटिंग इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉइल एरोजन, ठीक है ना। देखिए फॉरेस्ट कटिंग, आप फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है मृदा संरक्षण की दृष्टि से वनों का कटान अवांछनीय है। सही बात है, अगर आप वनों की कटान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है मृदा संरक्षण कहीं ना कहीं जो है प्रभाव हो रहा है, हम ना मृदा को संरक्षित नहीं कर पा रहे। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो कथन दिया रखा है, असर्शन दे रखा है, वो हमारा सही दे रखा है, ठीक है ना। रीजन क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूसेस द इंटरसेप्शन ऑफ रेन वाटर, है ना। तो ये जो है ये भी सही है ना। ये जो है रेन वाटर को इंटरसेप्ट कर रही है ना। जब जितना भी हम ज्यादा पेड़ काट रहे हैं तो उससे ये सारे इफेक्ट हो रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें जो है दोनों ही सही है। देखो तो ए एंड आर जो है दोनों ही हमारा सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और इसमें जो है एक हमारे पास और एक आ रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें, ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। देखिए कह रहे हैं कि ए एंड बी आर टू ब्रदर्स, है ना। ए और बी जो है दो भाई है, एक्स इज वाइज ब्रदर, एक्स जो है वाई का भाई है, एंड वाई इज एज मदर, और जो वाई है वो ए का मदर है, ठीक है। ये देखिए एक्स जो है वाई का भाई है, ध्यान रखना, एक्स जो है वाई का भाई है और वाई जो है ए का माता जी है, ठीक है, मॉम है। तो उसके बाद क्या पूछा है, हु इज एक्स टू बी, मतलब एक्स जो है बी का कौन है। अब आपको बताना है एक्स जो है बी का कौन है, क्योंकि ये भाई है और माता का भाई एक्स है, तो इसका रिलेशन ये भाई है, ये भी भाई है, इन दोनों आपस में भाई है, तो ये जो है माता के भाई जो होगा वो हमारा मामा कहलाता है। तो सिंपल है, मैटरनल अंकल इसमें दिया हुआ है, मामा जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें अगला एक क्वेश्चन और है, जिसमें ये बता रखा है कि इफ हॉबी इज कोडेड एज IOBY एंड लॉबी इज कोडेड एज मॉबी, देन बॉबी इज कोडेड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉबी। अब ये कैसे हो रहा है वो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए HOBBY, ठीक है,
HOBBY दे रखा है, जिसका कोड इन्होंने बता रखा है कि इसका जो कोड है वो है IOBY। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए H से I में हम अगर जा रहे हैं तो यहां पर फिर से आपको उस टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। कौन से टेबल की? जो कि हमने अभी बनाया था। तो जैसे हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये हो गया हमारे पास Z। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं H का जो कोड है, H से I में जाने पर कितना डिफरेंस आ रहा है। देख लो यहाँ पे H से I में जा रहे हैं तो +1 का डिफरेंस आ रहा है। O से O में ही है, हम दोनों B का मिलाकर के एक B बना दिया है और Y जो है Y में ही सेम है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, जो लॉबी है वो कोड किया गया है कैसे, LOBBY है। इसको कैसे कोड किया इन्होंने, MOBY। तो देखिए L से M में आ रहा है तो कितना चेंजेस हो रहा है, +1 चेंज हो रहा है। O से कोई चेंज नहीं हो रहा है, डबल B है उसको B में कन्वर्ट कर रखा है और Y को सिंपल Y में कन्वर्ट कर रखा है। तो इसमें है कुछ ज्यादा नहीं। अब आपको थोड़ा सा आप खुद ही बता दोगे कि अब बॉबी को हम कैसे कोड कर सकते हैं। देखो BOBBY है, देखो B में अगर एक जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं C आ जाएगा। O का O ही है, देखो दोनों पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो तीसरा पैटर्न इजीली मिल जाएगा। O को O भी रखा है, डबल B को B रखा है, Y को Y रखा है। O को O रखा है, डबल B को B रखा है, Y को Y रखा है। चेंज कहां हुआ है, पहले जो डिजिट है, पहला जो अल्फाबेट है उसमें हमारे 1 + 1 का चेंज हुआ है। तो इसका इन दोनों का मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसका हमारा Y हो जाएगा। तो एक कॉपी आ जा रहा है, ठीक है ना। COBY विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पर डिस्कशन करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ही पूछ लिया था। यहाँ पे कह रहा है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग गेम्स, हॉकी एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं और ये चीज जो है आपका जब आंसर की रिलीज होगा तब आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपसे इस क्वेश्चन को पूछने का। तो देखिए मैथमेटिक्स में एक वेन डायग्राम करके भी होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर होगा। और नाउ वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, है ना, तभी जाकर के हमें पता लगेगा कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और वो क्यों पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसमें हॉकी के लिए भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक, और कहीं ना कहीं जो है मैथमेटिक्स के लिए वेन डायग्राम और एक गेम को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, आप ए भी इसमें करेक्ट देख सकते हो, किसी न किसी ने लगाया जरूर होगा ये। ठीक है, इन दोनों का तो थोड़ा सा मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, मैथमेटिक्स से कोई रिलेट नहीं है ना। कैलकुलेट डे ऑफ वीक ऑन 22 मई 2012। तो इसका जो है ट्यूसडे आएगा। अब आपको मैं ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाऊंगा तो उस टाइम इसका बहुत सारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको कुछ बेसिक चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी तभी जाकर के। तो वो मंगलवार होगा वो दिन, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन उसी में इन्होंने घुमाया भी है। 1 घंटे में जो है ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर था। उसके बाद देखिए स्वयं स्टैंड फॉर, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। देखिए मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल जो है इसमें क्या है, SMTP जो है मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल में आता है। क्योंकि क्या होता है, एक से दूसरे में मेल को डिलीवर करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता है, SMTP। तो मैं आपको हर एक चीज, देखो इसका डीपली एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आंसर की एज आंसर की मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सही आंसर क्या है इसका। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊंगा जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। TCP/IP वेब, उसके बाद SMTP, UDP, ये सारी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा वहां पर अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसका जो मेन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल में जो है अगर 2 हमारे पास
जो है सिस्टम है, ठीक है ना, नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें से अगर इस सिस्टम से इसमें मेल डिलीवर हो रही है या फिर इससे इसमें मेल डिलीवर हो रही है तो वो SMTP प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है डिलीवर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। HTML इज यूज्ड फॉर, अब HTML किस लिए यूज करते हैं, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। वेब डिजाइनिंग के लिए जो है इसका यूज करते हैं। अकाउंटिंग तो HTML का अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसमें तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वेब डिजाइनिंग में हम HTML का यूज करते हैं, यार ये सबको पता होनी भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि एन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक्स इज कॉल्ड। देखिए वेब ब्राउजर ही एक ऐसा होता है, TCP/IP ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तभी पता लगेगा TCP/IP क्या होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब ये भी नहीं हो सकता है आपका, नन ऑफ द अबव नहीं है। वेब ब्राउजर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से लगता है कि नहीं आपका आंसर ऐसा होना चाहिए था, वो आप लोग जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप लोग ये भी बताइए कि ये जो आंसर की मैं दे रहा हूं उस अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 100 नंबर का था, 50 क्वेश्चंस थे, 2 नंबर के तो 100 हुए। 100 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मुझे ही पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा करके आए हैं, ठीक है ना। द इंटरनेट works because every computer connected to it uses the same set of rules and procedure to control timing and data. These rules are called, तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, ये चीज इसमें जो है पूछा गया है, ठीक है। ये जो है इसमें पूछा गया था तो वो है हमारा ISDN, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं हो सकता है। TCP/IP देखिए इसके बारे में पूछा गया है और आगे पूछा जाता भी है, ठीक है ना। आगे जो है आपसे ये भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये चीज आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो हो ही नहीं सकता है, ये तो सिर्फ एक वायर दे देता है और उसके थ्रू जो है इंटरनेट हमारा कनेक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। साइबर लॉ को तो कोई इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ISDN, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ISDN जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। कह रहा है कि इन अ 3-year ग्रेजुएशन प्रोग्राम हाउ मेनी एंट्रीज एग्जिट्स आर रिकमेंडेड बाय द NEP 2020। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना था, ठीक है ना। NEP 2020 की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो देखिए, हालांकि इसमें ये जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा डाउटफुल लगा है। इसमें ये बता रहा है कि 2 एंट्रीज और 2 एग्जिट, मतलब 2 एंट्री होता है और 2 एग्जिट होता है। 4 एंट्री होता है, 4 एग्जिट होता है। 6 एंट्री होता है, 6 एग्जिट होते हैं। 8 एंट्रीज होते हैं और 8 एग्जिट्स होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा इसके ऑप्शन में। हालांकि जो इसके बारे में मैं जितना जानता हूं वो इसके मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, इसके मल्टीपल एंट्रीज हो सकता है और मल्टीपल एग्जिट्स हो सकते हैं। तो इस पर जो है हम बताऊं मैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं तो इस पर तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता ही है। वो नाउ वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसका आंसर की रिलीज करती है तो उस टाइम हमें इसका सही आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। हम गलत तो नहीं कह सकते। तो देखते हैं, अब देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। As per the guidelines by the UGC and academic integrity and plagiarism, the percentage of content similarity allowed is। देखिए आप जो है UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने जो है एक नियम बनाया है कि आप जो है जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं वो दूसरों के उससे कितनी % सिमिलरिटी होनी चाहिए, या फिर आप जो भी पब्लिक जो भी आप बुक वगैरह लिख रहे हैं या फिर जो भी है तो वो आप अगर लिख रहे हैं तो वो दूसरों से कितना % मैच होना चाहिए। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग वो 10% है। अगर 10% से ज्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। 20%, 25%, 40% अगर इतना हो गया है तो इसका मतलब आपने किसी का कॉपी किया है, उसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी था एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अगर आप यूनिवर्सिटीज के कनेक्शन में हैं और आपको पता है सारी चीजें, हायर स्टडीज के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको ये जरूर पता होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। ये ध्यान रखना, कोठारी कमीशन जो है पहले बताया था ये चीज, ठीक है ना। राज्य को जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना अनिवार्य किया जाना चाहिए, यहाँ संस्तुति पहली बार दी थी। ये जो है कोठारी आयोग ने दिया था, ठीक है, कि जो जीडीपी होगा उसका 6% जो है आपको एजुकेशन पर खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मैंडेटरी कर दिया था, तो वो जो है कोठारी कमीशन द्वारा किया गया था। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, द एपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? नहीं, इसका तो रोल बाद में आता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी। देखिए जितने भी हायर एजुकेशन है ना, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, जो भी मतलब हम जिसको कॉलेज कह सकते हैं, तो कॉलेज को चलाने के लिए यूजीसी के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती है। कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, वो यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, टेरिटरी एजुकेशन काउंसिल, तो ये भी हमारा नहीं है, वो है यूनिवर्सिटी, ये चलाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि इन नैक ग्रेडिंग व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर। ठीक है, नैक क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नैक जो है, आप अगर यूनिवर्सिटी के टच में है तो कहीं ना कहीं आपको नैक के बारे में जरूर पता होगा। एक एनबीए भी होता है, ये सारी चीजें आपको ना पता होनी चाहिए। नैक क्या करता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल होता है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ये यूनिवर्सिटी को एक्रीडेट करता है, यूनिवर्सिटी को पैमाने में रखता है। ये A++ है, A+ है, B+ है, B में है, किस में है, मतलब कैटेगरी वाइज जो है वो करता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ फैक्टर्स है ना, कुछ फैक्टर्स है। जब आप इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे तो तभी आप लोगों को ये सारी चीजें पता लगेगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नैक जो है ग्रेडिंग करता है, नैक ग्रेडिंग होने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखता है। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, पब्लिकेशंस बाय फैकल्टी। देखिए नैक ग्रेडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कॉलेज में जो फैकल्टीज है, वो फैकल्टी का क्या क्या पब्लिकेशंस है, ठीक है ना, वो भी देखा जाता है। एमियंस स्टेटस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। या फिर जो भी भारत सरकार है, जैसे भारत सरकार है भारत सरकार द्वारा जो है एक एमियंस स्टेटस उसको दिया जाए, है ना, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाए, यानी कि जो है विशिष्ट संस्थान की कैटेगरी में जो है इसको रखा जाए। तो वो भी बहुत जरूरी है। अगर कोई कॉलेज है सपोज दैट, तो वो कॉलेज को भारत सरकार ने विशिष्ट संस्थान का दर्जा दिया ही नहीं है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। नैक ग्रेडिंग में आने के लिए वो तैयार नहीं है, इसका मतलब। तो इसमें जो ऑप्शन सही लगा मुझे वो है प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, हालांकि नैक ग्रेडिंग के टाइम पे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जो है महत्वपूर्ण होती है कि जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट है वो आपका कॉलेज का कैसा है, क्योंकि मेन हमारा जो प्रोडक्ट होता है किसी कॉलेज का वो हमारा स्टूडेंट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं इन सभी चीजों को रिलेट करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पब्लिकेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो है ये वाला जो पॉइंट है, जो कि भारत सरकार द्वारा जो है इसको अच्छे संस्थान यानी कि विशिष्ट संस्थान का दर्जा दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर 3 को देखूं तो ये तो हमारा जो है नैक ग्रेडिंग के फैक्टर में आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लेसमेंट पर जाए स्टूडेंट की तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैक ग्रेडिंग के उसमें नहीं आ रहा है, तो हम लगा सकते हैं इसको एज ए सोच करके। बाकी आंसर की का वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें, ठीक है ना। अच्छा, आगे देख रखा है कि द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल हायर एजुकेशन
क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, ठीक है, इज ड्राफ्टेड बाय NCERT से तो नहीं किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नहीं किया गया था, UGC के तरफ से जो है ये तैयार किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा UGC। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसके जो है नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है 32 क्वेश्चन जो है, नंबर क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर UGC है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग है वो हमारा क्या है, यहां आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। जो बीएड वगैरह कर रखे होंगे ना उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा, आई थिंक मे बी पता हो। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए कह रहा है कि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना, वांछनीय सीखने के प्रतिफल, आउटकम ऑफ टीचिंग, एजेंडा ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पासिंग ऑफ एग्जामिनेशंस। तो देखो यहां पर क्या है ना, आपको थोड़ा सा यहां आइडियाज लगानी पड़ेगी, हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चन में सारे आंसर ही सही लगते हैं, है ना। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य हो सकता है ना। तो वो जो है आउटकम ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग आउटकम ही एक ऐसा है जिस आप टीचिंग कर रहे हैं, है ना। टीचिंग आप कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आउटकम ऑफ टीचिंग जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। पासिंग ऑफ एग्जामिनेशंस ये भी हो सकता है, हालांकि हम देखते हैं इसका कुछ भी आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आउटकम ऑफ टीचिंग ही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि टीचिंग हम इसीलिए करते हैं कि बच्चा अच्छे से उस चीज को सीखे। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि भाई जो चीज हम बता रहे हैं बच्चों के लिए, जो चीज हम कर रहे हैं, तो क्या उससे बच्चा कुछ ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है ना। तो इसके बारे में भी देखते हैं आंसर क्या आता है। उसके बाद एग्जामिनर का जो मोटिव था क्वेश्चन पेपर बनाने का वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना, कि वो किस उद्देश्य से पूछ रहा है क्वेश्चन, ये भी डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। और स्टेटमेंट जो सेकंड दिया है, वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर। तो देखिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सामयिक शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा। अभी ये जो 2 क्वेश्चन आया था ना, वो बीएड वाले अगर होते तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अगर किसी ने दिया होगा तो आई थिंक उनको जरूर पता होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला स्टेटमेंट देखिए ये कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स मेन स्ट्रीम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर। तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी को हम कलेक्टिवली, मतलब हर कोई शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, ठीक है। शिक्षा हर किसी का अधिकार है, तो सभी, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर नहीं हो, तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो समेकित समावेशी शिक्षा बोलते हैं इसको, वैसे तो दिव्यांग विद्यार्थियों की मुख्य धारा इकाई को प्रोत्साहित करती है, तो सही बात है ये तो बिल्कुल भी। और कह रहा है कि वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर। नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, सरासर गलत है ना। कि भैया आप एक तरफ पहला स्टेटमेंट में आप बात कर रहे हो कि जो समावेशी शिक्षा है वो जो है दिव्यांगों के लिए जो है प्रोत्साहित करती है ना। ये अच्छा है दिव्यांगों के लिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई समावेशी शिक्षा के लिए आपको जो है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, वो भी तो आपका गलत है। आप समावेशी शिक्षा तभी दोगे ना जब उसके लिए आप इंस्टीट्यूशन जो है तैयार करोगे, जगह बनाओगे, कहां पे दोगे उनको शिक्षा। तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। देखते हैं आंसर। स्टेटमेंट 1 ये हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एनालाइज भी करनी पड़ेगी कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको हो सकता है कि दिक्कत हो। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। देखिए ये ऑब्जर्व कर, जो रिसर्च पेपर बना रहा है, जो रिसर्च पेपर लिख रहा है, वो ऑब्जर्वेबल हो, ऑब्जर्व कर रहा है और उसको लिख दे रहा है। देखो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया है ना, और उसको आपने जो है रिसर्च पेपर पे चेप दिया है
है ना। तो वो तो वही पॉसिबल ही नहीं, हम ऑब्जर्वेशन तो हमारी कुछ भी हो सकती है, हमारी हाइपोथेसिस तो कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये इस पर तो हम रिसर्च पेपर की बात नहीं कर सकते, रिसर्च पेपर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। रिसर्च इज नॉट टू अराइव एट एन आंसर, मतलब रिसर्च का मतलब क्या है कि रिसर्च आप कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर तक जाना ही रिसर्च होता है क्या? मे भी हो सकता है, आप जो रिसर्च कर रहे हो सकता है कि वो रिसर्च आपका सही है और आपका मोटिव क्या था कि मुझे एक पर्टिकुलर आंसर तक जाना है। लेकिन ऐसा तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूं तो कभी भी आज तक इस धरती पे, इस पृथ्वी पर कुछ भी रिसर्च हुआ हो तो उसका आज तक किसी चीज का एंड है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इस आंसर को भी एक टाइम के लिए जो है इसको हटा सकते हैं, डिपार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी पर चलते, रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फिनोमेना। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है एक टाइम के लिए। कैसे? जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जो रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, वो आपका एक सिस्टमेटिक होना चाहिए और एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है आप उस रिसर्च को लिखें। क्योंकि आप कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ खोजा है ना, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, तो वो ये आंसर हमारा ठीक हो सकता है। ऑल द अजम्पशंस फॉर द स्टडी शुड बी एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड, ठीक है ना। तो सभी पूर्ण मान्यताओं को अध्ययन हेतु वर्णित किया जाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आंसर की का वेट करें तो वही बेहतर है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 35 क्वेश्चन है, विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो एक जो रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसमें से? मस्ट बी हाईली फोकस्ड ऑन फिजिबल, ठीक है ना। तो फोकस्ड होना चाहिए उसमें, नॉट प्रेजेंटेड ब्रीफली, एड्रेस द लेस इमीडिएट प्रोजेक्ट आउटकम, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो हम उसमें अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो यही हमारा सोच समझ जो समस्या होती है उनकी उद्देश्य होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज मेनली यूज्ड फॉर, देखो डेटा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम डेटा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, है ना। स्टेबलाइजिंग रिसर्च प्रायोरिटीज, ये भी कर सकते हैं। तो सारे आंसर जो है इसमें हमारे ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है ना, कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी टू। अब आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी और इसमें क्या है, देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाह रहे हैं तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये दोनों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। टाइप 1 एरर क्या होता है कि आपका रिसर्च तो सही है, जो आपका हाइपोथेसिस है वो आपका सही है, बट सही होने के बावजूद भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, तो वो टाइप 1 एरर के अंडर में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस तो गलत है लेकिन वो आपका रिजेक्ट भी कर दिया गया है, तो ये टाइप 2 एरर में आ जाता है। टाइप 2 एरर बोलते हैं इसको हम। तो देखिए ये टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो ये ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 38। जो 38 क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर। तो अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उस रिसर्च पेपर का सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव बिलो। ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके दिया गया है और 5 दूनी 10 नंबर आपको इस पैसेज से मिल रहा है। तो ये आपको सोच के करनी पड़ेगी। कह रहा है कि यहाँ देखिए, अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अभी आप दोनों में ही पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम का तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में जो है, अगर किसी एक में दिक्कत हो रही तो दूसरे के पास आप जा सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ समाचार की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विधेयक जो कि महिलाओं के चित्रों, विज्ञापनों एवं चलचित्रों द्वारा बदनामी को प्रतिबंधित करने हेतु संज्ञान में लाया गया है, का स्वागत किया गया है।
तीनों मीडियाओं के द्वारा महिलाओं को इस प्रकार से दिखाए जाने की आलोचनाएं निरंतर बढ़ रही थी। प्रिंट मीडिया तथा फिल्म और टेलीविजन के विज्ञापनों में महिलाओं की कामुकता के माध्यम से उत्पादों के लिए ध्यान आकर्षित किया जाना, या फिर ये उत्पाद रंगीन मिजाजी की ओर आकर्षित करते हैं। फिल्मों में तो इसका हाल और भी बुरा है। बॉक्स ऑफिस की सफलता के लिए महिलाओं को कम कपड़ों में सजाकर उत्तेजनात्मक मुद्रा में कामुकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तथा बहुत सारे विज्ञापनों में महिलाओं को कामुक उत्तेजना के रूप में पेश किया जाता है। कई फिल्मों में नायक नायिका के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, जिसका अनुकरण वास्तविक जीवन में करते हुए लोग सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं से छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है, जिसका अनुकरण वास्तविक जीवन में करते हुए लोग सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, कह रहा है कि यहाँ गद्यांश कहता है कि यहाँ विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रस्तुत करने हेतु कानून बनाया गया नहीं। देखिए, यहाँ विधेयक क्या होता है, संसद में कभी भी अगर कोई चीज पास करना होता है तो पहले लोगों के सामने रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? एक हो सकता है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए, है ना, एक ड्राफ्ट बनाया जाए, या फिर जो भी उसमें मंत्रिमंडल रहते हैं उनके साथ वो जो है डिस्कशन किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर कानून तो नहीं हो, डायरेक्टली नहीं हो सकता है कोई चीज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चर्चा की गई, है ना। तो सही बात है, कहीं ना कहीं ये भी सही बात है कि भैया जो विधेयक हम जो ला रहे हैं वो हमारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जितने भी होंगे उनसे हम चर्चा तो करेंगे ना, पहले प्रलेख तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप एक ड्राफ्ट बनाए होंगे पहले, जो भी आप विधेयक पास करना चाह रहे हैं उस विधेयक का सबसे पहले तो आपने एक ड्राफ्ट जरूर बनाया होगा। तो अगर आपने ड्राफ्ट बनाया है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। यहाँ विवादों को और बढ़ावा दे रहा है, ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत हो जाएगा ये पहला और दूसरा। तो बी और सी ऑप्शन में से कोई एक जो है करेक्ट होगा। तो सबसे पहला तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो है एक ड्राफ्ट बनाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। फेमिनिस्ट सेक्स अपील इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट टू। तो इसमें जो है गेट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ग्राहक, संभावित ग्राहक के ध्यान आकर्षण के लिए तो ये काम किया जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज उसमें बताया गया है। डेनिग्रेशन इन द फ्रेश, डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन मीन्स, है ना। वुमेन मीन मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका जो है हो सकता है कि बदनामी का इस वाक्यांश, है ना, महिलाओं की बदनामी का क्या आशय है, मतलब ऐसा इसमें क्यों बोला जा रहा है। बदनामी से इसके या तो निंदा कर रहे हैं, तो हो सकता, दुर्व्यवहार तो नहीं हो सकता है, गाली गलौज भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, या तो इस बदनामी से जो है निंदा हो रही है, या तो हो सकता है कि अच्छी छवि को ध्वनित करना हो रहा है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपका। मुझे तो बेस्ट लग रहा है कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा आपका वहां पर जो है लॉजिकल चीजें भी काम आती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलिए 42 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस मीडिया को महिलाओं को बदनाम करने का वास्तविक श्रेय दिया गया है। तो दूरदर्शन को भी था, उसमें प्रिंट मीडिया भी था और चलचित्र भी था, तो सभी इसमें जो है एक जैसा ही रखा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संचार की आवश्यकता होती है। देखो, संचार के लिए एक तो हमारा सेंडर होनी चाहिए, ये आपने जनरली पढ़ा होगा, रिसीवर भी होनी चाहिए, एक चैनल भी होनी चाहिए, तभी तो आप पहुंचाओगे। चैनल नहीं होगा तो कैसे पहुंचाओगे। तो सारे ही इसका आंसर सही हो जाएंगे। माइक्रोफोन इज अ हाई-फाई इंस्ट्रूमेंट। हेयर फाई मीन्स होता है फाइडली, ठीक है ना, फिडेलिटी। तो फिडेलिटी जो है हाई फिडेलिटी होती है। जो हाई फाई की हम बात करते हैं तो हाई का मतलब होता है हाईएस्ट फिडेलिटी। ठीक है, एक हमारा जैसे वाईफाई होता है ना, वाईफाई तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, और हाईफाई की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट फिडेलिटी होता है। तो यहाँ पर फिडेलिटी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था यार। इन विच ईयर यूजीसी स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टीवी। देखिए, यूजीसी ने जो है टीवी पर जो है एक एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, जो कि 1984 में स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसमें ये पूछा गया है टीचर्स कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है,
टीचर्स कम्युनिकेशन जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर ही प्रिपेयर अ गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, द टीचर इज अ मास्टर इन हिज सब्जेक्ट, ये तो अलग मैटर पे चला जाएगा। ही डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए सारे ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो सारे ऑप्शन आपको एक जैसे ही लगेगा कि आपको ये तो होना ही चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन इसमें से आपको बेस्ट चूज करना होता है। तो टीचर की जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब ही प्रिपेयर अ गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, मतलब जब वो बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग चीजें जो है तैयार करेगा, अलग अलग चीजों का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, है ना, सामग्री का प्रयोग करेगा। एड्स मतलब सामग्री, मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो अगर वो सिर्फ चॉक एंड टॉक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर वो जो है प्रैक्टिकल करवा रहा है साथ में, है ना, एक्सपेरिमेंट करवा रहा है और कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है प्रैक्टिकली दिखा करके सारी चीजें करवा रहा है, तो वो चीजें थोड़ी सी और भी अच्छा कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बन सकता है। तो मेरा मानना है ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, सेम वही चीज है, रिसीव इमीडिएटली अगर हुआ तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा, अगला है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज किया है इन्होंने, देखिए 3 + 5 = 16 दिया है, 3 + 5 = 16। उसके बाद 7 + 9 = 64। उसके बाद जो है 10 + 12 = 121। उसके बाद जो है कह रहा है कि 11 + 3 हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसा पैटर्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे और स्क्वायर दो से डिवाइड करके अगर उसका स्क्वायर करोगे तो हमारा 16 आ रहा है। मतलब क्या है, देखो 3 + 5 / 2 करो और इसका होल स्क्वायर करो, तो 5 और 3 8, 8/2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 चक्कू हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो 7 + 9 / 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये भी हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 और 7 जो है 16 हो जाएगा, 16 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 8 8 8 64 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 10 + 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से मैं डिवाइड करूंगा, इसके स्क्वायर करूंगा तो 121 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा, 22/2 11, 11 11 121 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इन दोनों को जोड़ो पहले और 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो 14, 14/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये गिवन अल्टरनेटिव्स में से इसमें आपको एक चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न आप अगर थोड़ा सा फॉलो करेंगे, देखिए 6 यहाँ पर है ना, 6 और 2 कितना हो रहा है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। ऐसे ही 6 और 3 जो है हमारा 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। ऐसे ही 8 यहाँ पर देखो इसको 5 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। ऐसे ही आप 8 11 हो जाएगा, 11 का भर करेंगे तो 121 हो जाएगा यहाँ, तो ये भर जाएगा यहाँ 121 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अभी ऑफिशियल जो है आंसर की नहीं आया है, उसका हम वेट करेंगे, जब आएगा तो हम उसको जो है फिर एक एक करके हर एक क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो सही लगा तो आप लोग इसको लाइक करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।